गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है। उसमें आज हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो टॉपिक के ऊपर है। आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आज अपना डिस्कशन का पार्ट रहेगा। एक बार देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस में कंटेंट दिया हुआ है, फिर उसके आगे इसका टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हो, आपने ध्यान से देखा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चंस में कुछ आइटम्स आपको दिए हुए हैं, जैसे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, नीचे आके देखोगे आप, इस क्वेश्चंस में कुछ काम ये ऑलरेडी क्वेश्चंस करके दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वाज 1 लाख। ठीक है, तो ये कहां तक का आइटम दिया हुआ है? अगर आप ध्यान से फॉर्मेट को अगर देखोगे तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो फॉर्मेट हमारा प्रेस्क्राइब है, हमारे को ये वाला फिगर सीधे सीधे दिया हुआ है, ये वाला। राइट, मतलब ये कि इस क्वेश्चंस में इतना जो काम था यहां से लेके यहां तक का पूरा ये ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया हुआ है। इसमें हमको नहीं कैलकुलेट करना है, नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। कौन से क्वेश्चन में? इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। अगर नहीं दिया रहता तो ये भी काम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डेवलप करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। राइट, तो हमने ना तो इस क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और ना ही एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, क्योंकि ये फिगर हमको दिया हुआ है। समझ रहे हो बात? ये वाला फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में। राइट, उसके बाद ये वाला एडजस्टमेंट करना होता है। कौन सा? वर्किंग कैपिटल चेंज में जो एडजस्टमेंट करना है उसके बारे में दिया हुआ है आपको फिगर, वो एडजस्ट करना है। तो पहले क्वेश्चंस का आइडिया समझ में आया आपको कि इस क्वेश्चंस में कहां पे हमको लाके छोड़ा गया है? तो हमको छोड़ा गया है वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का, आपको डिटेल्स लाके छोड़ दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। तो कुछ एक आइडिया लगा कि हमारे को कहां पे है हम। सीधी सीधी बात है, आप गांधी चौक पे हो, आपको जाना है छतौनी, तो सीधे मूव ऑन कर दोगे, है ना। आप स्टेशन पे हो, छतौनी जाना है तो मीना बाजार आना पड़ेगा। राइट, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कहाँ पे छोड़ा हुआ है? मीना बाजार पे। ऑटो लाके आपको मीना बाजार पे छोड़ चुका है, तो मीना बाजार से आप फिर स्टेशन तो नहीं जाओगे दोबारा, है ना। सीधे सीधे आप छतौनी की तरफ मूव ऑन करोगे। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वाज 1 लाख। तो हमारे को एडजस्ट क्या करना है? हमको एडजस्ट करना है केवल ये वाला आइटम। तो ये सारे क्या है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता ही है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यही तो वर्किंग कैपिटल होता है कि करंट नहीं? लायबिलिटी। ठीक है, ये है 18 का फिगर, यानी कि प्रीवियस ईयर का, और ये करंट ईयर का। अब हमको देखना है वन बाय वन इसका कैलकुलेशन। राइट, तो सबसे पहले हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1 लाख रुपए, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। उसके बाद हमको क्या करना है? हमको वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया था कि कौन से आइटम को ऐड करना है, कौन से आइटम को लेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा डेटर्स है, क्या डेटर्स मेरा करंट एसेट्स है? ऑफ कोर्स है। तो डेटर्स 2018 में 80,000 था और 2019 में 60,000 है। चलिए, इफेक्ट क्या हुआ आप देखिए, यहीं पे देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। 80,000 था, अब 60,000 है। कम हुआ 20,000, हुआ कि नहीं हुआ? डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज हुआ तो आप सोच के देखिए कि लोगों के यहाँ मेरा पैसा 80,000 बकाया था, अभी मेरा पैसा 60,000 रुपया बकाया है, तो 20,000 आया होगा या चला गया होगा? आया होगा, सिंपल सा बात है। तो डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में, तो हम उसको प्लस करेंगे। अगर करंट एसेट्स मेरा डाउन हो रहा है, इसका मतलब कैश का इनफ्लो आया। इनफ्लो आया मतलब पॉजिटिव साइनिंग है। राइट, ऐसे ही करना है आपको एक एक करके। ठीक है, एक बार देख लीजिए रिजल्ट इसका।
डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जो भी डिक्रीज होगा करंट एसेट्स में उसको हम एक जगह ऐड करेंगे। तो डेटर्स में डिक्रीज हुआ 20,000, कैसे? 80,000 था, अब 60,000 है। ठीक है जी, चलिए ये मान के चलते हैं कि 20,000 रुपया आपका डिक्रीज हो गया। वैसे ही हर एक आइटम को एनालाइज करना है। बिल्स रिसीवेबल 7,000 था, अब 10,000 हो गया। डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ, जैसे ही इंक्रीज हुआ 3,000, अब ये इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको लेस वाले में लेके जाएंगे। राइट, सिंपल यही सोचना है। लेस वाले आइटम में आप लेके चले जाना। देखिए यहाँ पे लेस में इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स वाले में जाइए, बिल्स रिसीवेबल 3,000। तो सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपका करंट एसेट्स डिक्रीज हो, करंट एसेट्स डाउन हो, इसका मतलब इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा मतलब आपका कैश जो है बढ़ेगा। सिंपल। करंट एसेट्स अगर आपका इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आउटफ्लो, इसका मतलब कैश आपका माइनस होगा। ठीक है, सेम आप लगाइए करंट लायबिलिटी पर। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ? करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ, मान लेते हैं क्रेडिटर्स ही है, अपने एग्जांपल में क्रेडिटर्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स है 50,000 था, अब 55,000 हो गया, तो 5,000 बढ़ा क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स बढ़ना क्या साइनिंग है? पैसा सरप्लस होना या लॉस होना? पैसा सरप्लस होना। मेरे पास उधारी 50,000 था, अब 55,000, इसका मतलब 5,000 तो मैंने और नहीं दिया, 5,000 और कर्ज लगा दिया। राइट, तो जैसे ही करंट लायबिलिटी आपका इंक्रीज होगा, इसका मतलब इसको हम इनफ्लो मानेंगे, तब जाके प्लस साइनिंग होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या साइनिंग निकल के आ रहा है, इस दोनों के बीच में अगर रिलेशन आप देख रहे हो तो क्या साइनिंग निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है। अब करंट एसेट्स का उल्टा होता है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आपका इंक्रीज होगा तो इनफ्लो होगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो ट्रीटमेंट आप करंट एसेट्स का करोगे उसका उल्टा करना। ठीक है, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा, क्या मतलब हुआ? क्रेडिटर्स मेरा 50,000 था, अब 40,000 है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा बात है कि आपने पेमेंट किया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, माइनस करना होगा। तो दीज ऑल आर एडजस्टमेंट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जिसको हम कंसोलिडेटेड या कलेक्टिवली हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर ही पार्ट होता है। जब रेशियो एनालिसिस का आपने चैप्टर किया था, वहां डिटेल में किया था हम लोगों ने। वर्किंग कैपिटल मींस करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब बिकॉज ये इनडायरेक्ट मेथड है, अब सवाल ये भी आता है कि ये एडजस्टमेंट करते क्यों है। एक ये भी सवाल है। ये तो अभी सवाल जो आपने डिस्कस किया गया, आपको ये करना क्या है ये बताया गया, क्यों करते हैं इसका भी अगर आइडिया आप लेना चाहते हो, थोड़ा हेवी हो जाएगा। आप अगर कंफर्मेशन देते हैं तो वो भी डिस्कस कर दिया जाएगा। व्हाई दीज आइटम इज टू बी ट्रीटेड, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो निकल के आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है आपने बनाया है, इसमें आपका सेल्स यहाँ पे है, राइट। और सेल्स का जो बाद में रिजल्ट आया है वो नेट प्रॉफिट है। अब चूंकि हम इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट ही लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से लेके चल रहे हैं, तब जाके हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये टॉपिक अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसको करने का मतलब और सेंस यही है कि जो भी आपका सेल्स और परचेज है ना, इस सेल्स में आपका कैश सेल्स भी है एंड क्रेडिट सेल भी है, दोनों सेल्स इंक्लूडेड है। यहां से पता नहीं चलेगा कि कितना आपका कैश आया, बिकॉज आपने नेट प्रॉफिट को पिक किया है इनडायरेक्ट मेथड में। समझ रहे हो बात? तो अगर सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि मेरा सेल्स जो है 1,00,000 था इस साल में, राइट, तो 1,00,000 में मुझे पता नहीं है अभी क्रेडिट कितना है, कैश कितना है, लेकिन मुझे ये पता चला कि सन्ड्री डेटर्स जो है शुरुआत में 10,000 का था, अभी 15,000 का है, राइट।
तो जैसे ही ये पता चला हमारे पास, तो ये 5000 जो है इंक्रीज हुआ, डेटर्स इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब पैसा आया नहीं, राइट। तो 5000 निगेटिव साइन में चला जाएगा। जैसे ही ये निगेटिव साइन में जाएगा, ये जो 1,00,000 रुपया सेल्स के पे आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, कोई भी आइटम मान लेते हैं 20,000, तो 20,000 आपने यहाँ पे पिक किया हुआ है, तो उसमें से 5,000 आपको लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज हमारा सेल्स का जो फिगर था उसमें से 5,000 और डेटर्स में चला गया, बढ़ के, देख रहे हो ना, 10,000 से 15,000 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 1,00,000 में से 5,000 तो मुझे आया ही नहीं, राइट, तो वो लेस करना है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स यानी कि करंट लायबिलिटी, जो कि कंसोलिडेटेड वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, इसका हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका एडजस्टमेंट का कारण आपको बताया गया कि क्यों ये किया जा रहा है, कैसे सोच के करना है, वो भी डिस्कस कर दिया गया। करंट एसेट्स जब भी गिरे आप प्लस करना, यानी कि ऐड करना। करंट एसेट्स जब भी बढ़े तो आप माइनस करना। ये दो वर्ड याद रखोगे तो इसका उल्टा आप कर लेना करंट लायबिलिटी पे। करंट एसेट गिरता है तो इनफ्लो, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा। करंट एसेट्स बढ़ता है तो आउटफ्लो, उसका उल्टा हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अगर गिरता है तो आउटफ्लो। क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका एडजस्टमेंट करने का। तो इस क्वेश्चंस में आपको आधा काम करने के लिए दिया गया। इतना आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मान के चले? यस और नो? यस सर। चलिए, पीछे एक दो क्वेश्चन था, मुझे लगा था आप लोग पूछोगे, लेकिन आपने पूछा नहीं, तो अब हम ही पूछते हैं कि आपको डाउट आया क्यों नहीं। अगर डाउट नहीं आया तो मैं पूछता हूं आपसे, आप खुद ही बताइए। इसका मतलब आपने ये क्वेश्चंस कर लिया है, तो आपसे थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो, लेकिन आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेंगे तो मेरी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे कर चुके। इसका मतलब दो ही है, या तो समझ में नहीं आया, या हमारे बच्चे सारे ब्रिलियंट हैं, है ना। तो अगर समझ में आ गया तो वाकई ब्रिलियंट है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछने में शर्माने से कॉन्सेप्ट रह जाएगा, राइट। मैं आपको बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या था। शायद आपने ध्यान दिया हो, खटका तो होगा दिमाग में, लेकिन क्यों नहीं पूछा आपने ये मुझे पता नहीं चला। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आपका तो डाउट था ही नहीं इसमें। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये करते ही हैं। इन केस ऑफ, अब केस नंबर 1 दिया कि अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, एंड केस नंबर बी दिया अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। क्या ये क्वेश्चंस आप कर चुके हो? यस और नो? अगर कर चुके हैं आप तो मुझे बस इतना बताइए कि ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, जैसे हम बात करते हैं, अगर परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, तो आपने शेयर्स परचेज किया है, तो शेयर्स परचेज करना क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है या ऑपरेटिंग होता है? बोलिए। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, ये कौन सा एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग। आपने परचेज किया, ठीक है जी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला आपने। आपका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपने बोला है इन्वेस्टिंग, कहता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नंबर 9 शैल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने नो सर, आंसर ये दिया। फाइनेंसिंग होगा क्योंकि सर फाइनेंसिंग होगा क्योंकि परचेज ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स होता है। जी नहीं, यही तो चूक कर गए हैं आप।
और यही आपका कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना था, आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने कहा। देखिए, दो काम है आपके पास। एक है ऑपरेटिंग, बोलते किसको है? आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बताया, अगर ये वर्ड यूज नहीं रहता फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो कि बी नंबर केस में बोल भी रहा है कि नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, तो बी नंबर का देखिए, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट 8 नंबर एंड 9 नंबर शैल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपका आंसर तो सही था। तो क्या फर्क है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज एंड नॉन फाइनेंसिंग इंटरप्राइज? देखो, सिंपल सा बात है, अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप काम कर रहे हो, आपका मेन लाइन काम वही है। सपोज दैट, अगर मेरा दुकान है किराना का, राइट, मेरा शॉप है किराने का, और मैं शेयर परचेज कर रहा हूं, है ना, तो ये एक्टिविटी मेरे लिए क्या हुआ? इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरा शेयर्स परचेज करना मेरा धंधा तो नहीं है। हाँ, मेरा ऑपरेटिंग क्या हुआ? चावल, दाल, स्पाइसेस को सेल करना, सेल और परचेज करना, मान रहे हो? ये सारा मेरा क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने शेयर परचेज किया, वो मेरा हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अब थोड़ा सवाल को पलटते हैं, मेरा किराना शॉप नहीं है, मेरा ऐसा ही शॉप है जो कि काम ही करती है शेयर्स को खरीदना और बेचने का। मेरा किराना दुकान नहीं है, मेरा शॉप जो है या मेरा ऑफिस जो है, हम काम ही करते हैं शेयर्स ट्रेडिंग का। मेरा धंधा ही है शेयर्स को खरीदना बेचना। अब शेयर्स जब हम खरीदेंगे, तो अब मेरे लिए तो गुड्स ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या मेरा वो इन्वेस्टमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो अगर मेरी कंपनी जो है शेयर्स को खरीदने बेचने का ही काम करती है, तो मेरा तो मेन लाइन बिजनेस हो गया वो, मेरा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया वो, राइट। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड यूज किया गया था ना, आपने ध्यान दिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पूछा, ये भी डाउट मुझे लगा, इसलिए मैंने टोका आपको। क्वेश्चंस कहता है, दोबारा से देखिए, एक बार फिर से पढ़िए, पूछना बेटा बनता है आपका। शर्माओगे तो बात नहीं बनेगी। डाउट आया था तो आपको पूछना था, राइट। आपने नहीं पूछा, चलो मुझे लगा मैंने आपको डिस्कस किया। क्वेश्चंस फिर से पढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस। किस केस में? केस नंबर ए ऑफ फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज, मतलब हम काम ही कर रहे हैं फाइनेंस करने का, हम शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, लोन देने लेने का धंधा ही है हमारा। जैसे बैंक भी ले सकते हो, बैंक क्या करती है? पैसा जमा करती है, लोगों को लोन देती है। तो जो लोन देगी, क्या उसका इन्वेस्टमेंट है? आंसर इज नो, उसका ऑपरेशन लाइन है, वो काम ही वही करता है। तो अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ, तो उस केस में सिक्योरिटी जो परचेज करेगा, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कि नॉन फाइनेंसिंग इंटरप्राइज है, जैसे किराना का शॉप, उसके लिए ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ रही बात समझ में? कुछ पकड़ में आ रहा है? तो ये भी सोचना है कि हमारा कंपनी क्या कर रही है। तो क्वेश्चंस अगर क्लियर कट में यहाँ बताया तो हम मान के चलेंगे, नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हम शेयर वगैरह कंपनी हम नहीं है, हम नॉर्मल किराना दुकान ही चलाते हैं। तो ये फर्क है इस क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने इसको आपको हिट किया। कुछ आइडिया लगा आपको? यस और नो? ठीक है। तो अगर आपका कंपनी ऐसी है जो कि लोन देने लेने का ही काम करती है, शेयर खरीद बेचने का ही काम करती है, तो वो शेयर खरीदना बेचना उसके लिए तो ऑपरेशन ही हो गया। क्योंकि उस हमको जानना है कि आप काम क्या करते हो, और उस काम को करने के लिए आपका क्या एक्टिविटीज हो रहा है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल थोड़ा सा समझा देते हैं कि मान लेते हैं हमने घर खरीदा, ठीक है जी, घर खरीदा, हाउस अगर हमने परचेज किया, हाउस परचेज किया, राइट, और हमारा है
आपका किस चीज का दुकान है, मान लेते हैं, मान लो किराना दुकान ही है, किराना शॉप है, किराना शॉप है और आपने घर खरीदा। अब बताइए, ये घर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? yes, क्योंकि हम तो सामान बेचते हैं, चावल दाल, अब घर खरीद लिए हैं तो भाई इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। अब इससे जो किराया आएगा, रेंट आएगा, वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन अब हम किराना दुकान नहीं चलाते, मेरा काम ही है घर खरीद खरीद के रखना और उसको किराए पे चढ़ाना, मेरा वही बिजनेस है। अब मेरा ये बिजनेस क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग। क्लियर? दोनों में डिस्टिंक्ट आप समझ रहे हो? तो हर आदमी का नेचर चेंज होता है, ये शुरुआत 11 से ही डिस्कस होते हुए आ रहा है कि आदमी का काम तो वही हो रहा है, घर खरीद रहे हो, किराए पे आ रहे हो, रेंट ही आएगा, घर ही खरीदोगे, लेकिन आदमी भैया कौन है? आदमी अगर घर खरीदने वाला ही धंधा कर रहा है वो, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन मेरा किराना दुकान है, एक घर मैंने खरीद लिया, मेरा वो कोई धंधा नहीं है काम करने का, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। तो ये भी फर्क आपको ध्यान में रखना है। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं पूछा था, मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चंस को, सेकंड नंबर क्वेश्चंस को फिर से आप दोबारा एक बार जरूर कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो आई थिंक आज का आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ। आई थिंक आज इतना काफी है। बाकी और कोई डाउट होगा तो शेयर करिएगा। आगे का कॉन्सेप्ट भी आप क्वेश्चन जितना जल्द हो सके बनाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। राइट? ठीक है, चलिए।